आपने रशिया यूक्रेन वॉर में कई बार नेटो का नाम सुना होगा। कई बार ये जो नेटो है इसी के एक्सपेंशन को इस वॉर का प्राइम रीज़न भी माना जाता है। लेकिन अभी तक नेटो ने अपने एक्सपेंशन को रोका नहीं है। कुछ ही टाइम पहले ऐसी न्यूज़ आई है कि 2 और कंट्रीज़ हैं, स्वीडन और फिनलैंड, इन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है नेटो को ज्वाइन करने का। शुरुआत में तो टर्की या तुर्की है इन दोनों देशों के नेटो ज्वाइन करने के प्रपोजल को बार बार ब्लॉक कर दे रहा था, लेकिन अब उसने अचानक से इन दोनों देशों के नेटो ज्वाइन करने के प्रपोजल को सपोर्ट करने का वादा किया है। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से टर्की इन दोनों देशों की मेंबरशिप को बार बार ब्लॉक कर रहा था, और क्यों उसने अचानक से इसे सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। ये वीडियो शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्यों फिनलैंड और स्वीडन, जिन 2 कंट्रीज़ की हिस्ट्री रही है वॉर टाइम न्यूट्रलिटी की और किसी भी तरीके की मिलिट्री अलायंस से बचने की, ये अचानक नेटो ज्वाइन करना चाहती हैं। तो देखिए, फिनलैंड और स्वीडन के अचानक नेटो ज्वाइन करने के पीछे की वजह है डर। बीबीसी के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूक्रेन में जो वॉर हो रही है ये फिनलैंड के लोगों के लिए काफ़ी सिमिलर है। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत से पहले सोवियत यूनियन ने 1939 में फिनलैंड को इन्वेड कर दिया था, और ये जो इन्वेजन है फिनलैंड की, ये करीबन 3 महीने तक चली थी। हालांकि फिनलैंड ने इस इन्वेजन के अगेंस्ट काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी और सोवियत यूनियन को काफ़ी हद तक रोक लिया था फिनलैंड के लैंड को ऑक्यूपाई करने से, पर फिर भी फिनलैंड इस वॉर के एंड तक अपने लैंड का 10% हिस्सा सोवियत यूनियन को हार चुका था। ईरो सराका, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की में, वो बताती है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखकर फिनलैंड के लोगों के सामने हिस्ट्री के वो चैप्टर्स खुल जाते हैं जिसमें सोवियत यूनियन और फिनलैंड की वॉर हुई थी। इसे देखकर उन लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उनकी भी तो रशिया के साथ एक 1340 किलोमीटर की बॉर्डर है, और क्या होगा अगर रशिया ने फिनलैंड पर भी अटैक कर दिया तो। फिनलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर तो ये भी बताते हैं कि जिस दिन ही रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन की थी उसी दिन से ये तय हो गया था कि फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करेगा। और ऐसी ही मिलती जुलती वजह है स्वीडन की भी। स्वीडन उस दिन से काफ़ी नर्वस है जिस दिन से रशिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने कई बार स्वीडन के एयर स्पेस को वायलेट किया। अब यहाँ पर आपका ये जानना ज़रूरी है कि वैसे तो फिनलैंड और स्वीडन भले ही डायरेक्टली मेंबर्स नहीं हैं नेटो के, पर ये नेटो के ऑफिशियल पार्टनर ज़रूर बन गए थे 1994 में। बिल्कुल, नेटो के साथ ऐसा भी है कि कुछ कंट्रीज़ डायरेक्टली बिना मेंबर बने ही उनके साथ पार्टनरशिप करती हैं, बट उन्हें आर्टिकल 5 की गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन अब फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही नेटो की आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी चाहते हैं, जिससे कि इनको किसी ऐसी कंट्री का सपोर्ट मिल जाए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे कि यूएसए। लेकिन टर्की नहीं चाहता कि ये दोनों कंट्रीज़ नेटो का हिस्सा बने। एटलीस्ट कुछ टाइम पहले तक तो ऐसा नहीं चाहते थे, और यही वजह है कि वो इनके मेंबरशिप प्रपोजल को ब्लॉक कर दे रहे थे। और नेटो के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंट्री की मेंबरशिप प्रपोजल आती है और उसे दूसरी कंट्री जो ऑलरेडी मेंबर है नेटो की वो ब्लॉक कर देती है, तो वो प्रपोजल वहीं पर रद्द हो जाएगा। और बस यही हो रहा था इस केस में भी। टर्की इन दोनों देशों की मेंबरशिप के प्रपोजल को ब्लॉक कर दे रहा था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि टर्की इनके मेंबरशिप प्रपोजल को ब्लॉक कर दे रहा था? टर्की ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह बताई थी कर्डिश वर्कर्स पार्टी को, जिसे टर्की और यूएसए समेत कई कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं। अब कर्डिश वर्कर्स पार्टी क्या है, इसे जानने से पहले आपको कर्डिश लोगों के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। कर्डिश एक एथनिसिटी है, और ये उन एथनिसिटीज़ में से एक है जिनके पास अपना खुद का एक होमलैंड नहीं है। इन कर्डिश लोगों की पॉपुलेशन लगभग 3 से लेकर 4.5 करोड़ के अराउंड है, जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक ऐसे रीजन में रहती है जिसे कर्डिस्तान कहा जाता है। ये कोई एक्चुअल कंट्री नहीं है, बल्कि एक रीजन है टर्की, इराक, सीरिया, ईरान और आर्मीनिया के कुछ एरियाज को मिलाकर बनने वाला। 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की के फॉर्मेशन के बाद से कर्डिस्तान बनने की होप काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी, और टर्किश लीडर्स को लगा कि ये जो कर्डिश माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं ये बाद में रेवोल्यूशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के लिए और टर्की को तोड़ सकते हैं। इसके बाद टर्की ने कर्डिश लोगों के टर्कीफिकेशन करने का काम शुरू किया। टर्कीफिकेशन करने के दौरान कई कर्डिश ट्राइब्स को रीसेटल कर दिया जाता था ऐसी जगहों पर जहां पर उनकी पॉपुलेशन 10% से ज़्यादा ना हो, ताकि वो कलेक्टिवाइज ना हो सके, रेवोल्यूशन स्टार्ट ना कर सके। पर 1978 में एक कर्डिश लीडर है अब्दुल्ला ओकलान, उन्होंने एक कर्डिश वर्कर्स पार्टी की फॉर्मेशन की ताकि एक इंडिपेंडेंट कर्डिस्तान बनने की मांग को तेज़ किया जा सके।
1984 में इसी कर्डिश वर्कर्स पार्टी ने टर्किश आर्मी के साथ एक वॉर लड़ी जिसमें लगभग 40,000 लोगों की जानें गई। कर्डिश वर्कर्स पार्टी वैसे तो यूजुअली टर्किश आर्मी पर अटैक किया करती थी, बट ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल सामने आए जिसमें उनकी वजह से सिविलियंस की डेथ हुई, और इसी वजह से सन 2000 के शुरुआत में इसे कई कंट्रीज़ के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। अब टर्की ऐसा क्लेम करता है कि आज की डेट में फिनलैंड और स्वीडन इस टर्किश वर्कर्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसी कई स्पीचेस हैं जहां पर टर्की के प्रेसिडेंट रसियप तैयप अर्दोगान ऐसा क्लेम करते हुए सुनाई पड़ते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन सपोर्ट करते हैं इस कर्डिश वर्कर्स पार्टी को। टर्की के अकॉर्डिंग फिनलैंड और स्वीडन शरण देते हैं कर्डिश लीडर्स को और टर्की पर अटैक करने वाले ग्रुप्स के सेंटर बनकर उभर रहे हैं। अब स्वीडन का और फिनलैंड का इस पर एक अलग रुख है। 2019 में स्वीडन की फॉरेन मिनिस्टर एन लिंडे ने यूरोपियन यूनियन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी ताकि टर्की के कर्डिश लोगों के अगेंस्ट किए गए ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से उन पर एक वेपन्स एम्बार्गो लगाया जा सके। स्वीडन के अकॉर्डिंग टर्किश मिलिट्री कर्डिश लोगों पर अटैक करके इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रही है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इस इशू पर टर्की के अगेंस्ट एक एक्शन लेना चाहिए। ऑब्वियसली टर्की इससे खुश तो होगा नहीं, तो उन्होंने बस इनकी मेंबरशिप को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया नेटो में। टर्की ऐसा उस टाइम पर कर रहा था जब इन दोनों कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, डेस्परेट नीड थी नेटो का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि उनके सर पर ही रशिया के इन्वेजन का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। टर्की ने अचानक से ऐसा प्रॉमिस करना स्टार्ट कर दिया है कि वो अब यानी इस बार से सपोर्ट करेगा फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप प्रपोजल को। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि टर्की इतना ज़्यादा चेंज हो गया? चलिए अब वो जानते हैं। Why suddenly Turkey agreed to let Finland and Sweden join NATO? रशिया के डर की वजह से फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों ही कंट्रीज झुक गई हैं टर्की के सामने और एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है इन कंट्रीज के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही कंट्रीज प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे पीकेके यानी टर्किश वर्कर्स पार्टी। अब इसका नाम पीकेके क्यों है, ये वैसी स्टोरी है जैसे इंडिया की भारतीय जनता पार्टी को इंग्लिश में इंडियन पीपल्स पार्टी कहा जा सकता है। तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही कंट्रीज प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे पीकेके या इसके जैसे किसी भी और टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने का, और इस पैक्ट के तहत तीनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने में। फिनलैंड ने अपने क्रिमिनल कोड में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने फिनलैंड में रहकर किसी को उकसाने की कोशिश भी की तो उसे एक टेररिस्ट ऑफेंस मान लिया जाएगा। स्वीडन ने भी कुछ ऐसे ही बिल्स लाने का वादा किया है जिससे उनकी गवर्नमेंट काउंटर टेररिज्म लेजिस्लेशन को और टाइट करने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, इस पैक्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों ही देश टर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच किसी तरह का वेपन एम्बार्गो नहीं होगा और तीनों कंट्रीज आराम से आर्म्स एक्सपोर्ट कर सकेंगी एक दूसरे को। इस पैक्ट के तहत ये तीनों कंट्रीज कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगी और उन्हें रोकेंगी। और तो और फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही कंट्रीज एड्रेस करेंगी टर्की के टेरर सस्पेक्ट्स के एक्स्ट्राडिशन को। और बस यही वजह है जिसके कारण टर्की मान गया है अब फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में एंट्री देने के लिए। अब ऑब्वियसली फिनलैंड और स्वीडन को आप यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते, उन्हें भी तो अपना देश बचाना है। अब उनका देश ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन राइट्स क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे। खैर, ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कर्डिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उस पर अभी कुछ ही टाइम में एक वीडियो आने वाला है इसी चीज़ को लेकर, जहाँ पर डिटेल में समझाया जाएगा कर्डिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट को। थैंक यू।